बी एंड बी एस सी पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं भारत में जनसंख्या। इन्हें अपन अध्ययन कर रहे थे, भारत में जनसंख्या वितरण की बात कर रहे हैं और जनसंख्या वितरण किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या वितरण जनसंख्या के भौगोलिक क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कहां पर कितने लोग निवास करते हैं। अब अपन अध्ययन कर रहे हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों को 3 भागों में बांटा गया था। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारक। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक कारक। भौगोलिक कारकों में अपन सबसे पहले देखते हैं जल आता है, जलवायु, उच्चावच, मृदा स्थिति और जनसांख्यिकीय कारक। पिछले वीडियो में इनका अध्ययन अपन ने कर लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में खनन को लिया जाता है उद्योग, और नवीनीकरण। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत अपन अध्ययन किया था जिन क्षेत्रों में मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है वहां तो लोग निवास करते हैं, और जिन क्षेत्रों में मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं नहीं पाई जाती है वहां पर लोग निवास नहीं करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो ये वाली परिस्थितियां क्या हो जाती है? गौण हो जाती है। अर्थात मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में निवास करता है जहां पर उसको रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, चाहे वहां की जलवायु कैसी हो, वहां की स्थिति कैसी हो, या वहां की मिट्टी कैसी हो। लेकिन अगर व्यक्ति को वहां पर उसके रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं तो मनुष्य उन क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करता है। आज संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो ऐसे कई शीत क्षेत्र पाए जाते हैं, कई उष्ण क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहां पर लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। अरब का भूस्खलन क्षेत्र है और वहां पर तेल का खनन किया जाता है, अतः वहां पर लोग निवास करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं आर्थिक कारकों में सबसे पहली बात आती है खनिज। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनिज संपदा निकलती है तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, अतः वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। खनन बाहुल्य क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने की क्षमता रखते हैं, अतः जहां पर कोई भी खनिज संपदा निकलती है वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। उदाहरण के तौर पर अपन अध्ययन करें तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है
बीच वाला भी चित्र आ जाता है। यहां पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा पाई जाती है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, सोन घाटी कोयला क्षेत्र है, महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा है। तो इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक क्यों निवास करती है? क्योंकि यहाँ पर क्या निकलती है? खनिज संपदा निकलती है। आज भारत के झारखंड वाला क्षेत्र हुआ, उड़ीसा वाला क्षेत्र हुआ, तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लोग निवास करते हैं। अत्यधिक मात्रा में लोग क्यों निवास करते हैं? क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा निकलती है और खनन बाहुल्य क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता रखते हैं। अतः जहां पर कोई भी खनिज संपदा निकलती है वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरी बात आती है उद्योग। जिन क्षेत्रों में कोई भी औद्योगिक इकाई होती है वो लोगों को द्वितीय श्रेणी का रोजगार उपलब्ध करवाती है। औद्योगिक इकाइयां लोगों को द्वितीय श्रेणी का रोजगार उपलब्ध करवाती है। द्वितीय श्रेणी से मतलब होता है जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। और इसी कारण से यहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। यहाँ पर उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों के साथ ही डॉक्टर भी निवास करते हैं, इंजीनियर भी निवास करते हैं, बैंक कर्मी भी निवास करते हैं, परिवहन परिचालक भी निवास करते हैं और वहां की जनसंख्या को क्या बना देते हैं? सघन बना देते हैं। भारत का अध्ययन करें तो भारत के राउरकेला हुआ, भिलाई हुआ, दुर्गापुर हुआ, बोकारो हुआ। इन क्षेत्रों में लोहे इस्पात उद्योगों की स्थापना हुई है। अतः यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरी ओर अपन अध्ययन करें, मुंबई सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई है। अतः यहाँ भी जनसंख्या अधिक निवास है। अतः जिन क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र में अगर उद्योगों की स्थापना हुई है तो वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। अगली बात करते हैं नगरीय। नगरीय क्षेत्र शिक्षा के केंद्र होते हैं, चिकित्सा के केंद्र होते हैं, मनोरंजन की सुविधा पाई जाती है। अतः नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। नगरीय क्षेत्र शिक्षा के केंद्र होते हैं, चिकित्सा के केंद्र होते हैं, मनोरंजन के केंद्र होते हैं। अतः जहां पर किसी भी क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या सघन निवास करती है। भारत का अध्ययन करें तो दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, पुणे हुआ, कोल्हापुर हुआ, सोलापुर हुआ, इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। इसके कारण से नगरीय क्षेत्र ये ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब ये ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वहां पर जनसंख्या सघन हो जाती है और यहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। अगली बात आती है कृषि। इसमें कृषि को भी लिया जाता है। और भारत का अध्ययन करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी होती है। अतः जिन क्षेत्रों में कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है वहां पर सघन जनसंख्या निवास करती है और जहां पर कृषि हेतु प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है वहां पे विरल जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण के तौर पे लिए अपन तो भारत के सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाए जाने के कारण से वहां पर गहन कृषि की जाती है, पड़ती भूमि नहीं छोड़ी जाती है। अतः उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। वहीं दूसरी ओर अध्ययन करें तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है क्योंकि वहां पर कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं नहीं पाई जाती। इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारक। सामाजिक स्थिति की बात करें तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है और अपने समाज विशेष के लोगों के साथ ही रहना पसंद करता है।
अतः इस स्थान विशेष में समाज विशेष के लोगों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ती हो जाती है। अगर किसी क्षेत्र में शांति पाई जाती है, सुरक्षा पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, और जिन क्षेत्रों में शांति या सुरक्षा नहीं पाई जाती है वहां पर लोग कम निवास करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर लोग कम निवास करते हैं, क्योंकि वहां पर अशांति पाई जाती है, सुरक्षा पाई जाती है, अतः वहां पर लोग कम निवास करते हैं। एक स्थान की संस्कृति दूसरे स्थान की संस्कृति को प्रभावित करती है, और जिस किसी भी क्षेत्र की संस्कृति प्रभावी होती है वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं, और इसी कारण से उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तीसरी बात करें अपन धार्मिक कारक। व्यक्ति में धार्मिक भावना पाई जाती है, और धार्मिक भावना होने के कारण से कुछ क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ती हो जाती है। जैसे उदाहरण लें, केदारनाथ हुआ, बद्रीनाथ हुआ, पुष्कर हुआ, इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है, और वह सघन जनसंख्या किसी कारण से निवास कर रही है, धार्मिक भावना के कारण से। वो लोगों की धार्मिक भावना है, अतः वहां पर जनसंख्या में क्या हो जाती है, बढ़ती हो जाती है। अब अपन बात करते हैं जनसंख्या वितरण कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है। जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है, जिसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व भूमि तथा, एक तरफ अपन किसको लेते हैं? भूमि को लेते हैं, और एक तरफ व्यक्ति या लोगों को लिया जाता है। इन दोनों के मध्य अनुपात होता है। तो जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है, जिसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। निकालने का जो सूत्र होगा, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या आ जाएगा? कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी उस क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है। जनसंख्या घनत्व, तो अपन संपूर्ण क्षेत्र की कुल किसको लिया जाएगा? जनसंख्या को लिया जाएगा, और बटे कुल क्या लिया जाएगा? क्षेत्रफल लिया जाएगा। लास्ट में जो निकल के आएगा वो किसमें आएगा? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है, जिसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, लास्ट में निकल के आएगा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अपन भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें, 1901 का अध्ययन करें, तो सन 1901 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।
यानी सन 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये वाला जनसंख्या घनत्व सन 1951 में बढ़ के और 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 1981 में और भी वृद्धि हुई और ये वाला जनसंख्या घनत्व बढ़ के कितना हो गया? 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 2001 का अध्ययन करें तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। और वर्ष 2011 का अध्ययन करें तो भारत के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होके और 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 110 सालों में कितनी वृद्धि हो गई? तो लगातार भारत की जनसंख्या घनत्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सन 1901 में जहां पर भारत का जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, सन 1951 में बढ़ के 117 हो गया, 1981 में 216 हो गया, 2001 में 324 हो गया और वही बढ़ के 2011 में 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। स्पष्ट हो रहा है भाई भारत की जनसंख्या घनत्व में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब भारत का भी अपन अध्ययन करें। एक तरफ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। राज्यों के आधार पर अध्ययन करेंगे तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो पश्चिम बंगाल का है और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात वहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। अतः वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर अध्ययन करेंगे तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? दिल्ली का है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। एक तरफ महानगरीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और दूसरी ओर जहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अब भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो आती है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, एक मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और तीसरा आता है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च जनसंख्या घनत्व में उन क्षेत्रों को लिया जाता है जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। मध्य में उनको लिया जाता है जिनका 300 से लेके कितना पाया जाता है? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और निम्न में उनको लिया जाता है जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से कम पाया जाता है। उसमें तो कौन से हो गए? जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। मध्य में वे हो गए जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से लेके 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है और निम्न में वे आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अब उच्च जनसंख्या घनत्व में इसमें अपन किस किस को लेंगे तो बिहार को लेते हैं, पश्चिम बंगाल को लिया जाता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों को लिया जाता है। इन क्षेत्रों में मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है, मानव के लिए रोजगार के साधन भी अधिक पाए जाते हैं, अतः यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। बिहार का अध्ययन करें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। मध्य में जनसंख्या घनत्व जिसमें 300 से लेकर 500 का महाराष्ट्र को लिया जाता है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये वाली क्षेत्र है जहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं तो पाई जाती है
स्थानीय विषमता पाई जाती है, जल की कमी पाई जाती है, अतः यहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। और तीसरा आ जाता है निम्न जनसंख्या घनत्व, जिनका जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाते हैं, पठारी क्षेत्र आ जाते हैं, जहां पर रोजगार के साधन भी कम पाए जाते हैं और मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और इन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाता है, 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये था भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व। आज के लिए इतना ही।